रिलेटिविज्म का मतलब आसान भाषा में ये है कि सच क्या है, सही क्या है और कौन सा तरीका ठीक है। ये सब बातों का कोई एक ही तय पैमाना नहीं होता। अलग अलग समाज, सोच और माहौल के हिसाब से ये बातें बदल जाती हैं। मतलब जो बात एक जगह सही मानी जाती है वो कहीं और गलत भी मानी जा सकती है। इसलिए रिलेटिविज्म कहता है कि कोई भी बात तब तक पूरी तरह सही नहीं कही जा सकती जब तक ये न बताया जाए कि वो किस सोच या माहौल के हिसाब से कही गई। रिलेटिविज्म को कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये दूसरों की सोच और संस्कृति की इज्जत करना सिखाता है। लेकिन कुछ लोग इसे गलत मानते हैं क्योंकि उनके हिसाब से ये साफ साफ बात करने से बचता है और हर चीज को सही कहने लगता है। इस पर बहुत बहस होती रही है, खासकर सोच, ज्ञान, धर्म, राजनीति और भाषा जैसे मुद्दों में। फिर भी आज तक ये तय नहीं हो पाया कि रिलेटिविज्म का असली मतलब क्या है और इसका कितना असर हमारी सोच पर पड़ता है। अब बात करें इसके मतलब की तो रिलेटिविज्म कई तरह की सोच और विचारों के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए इसे एक लाइन में समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी एक तरीका ये है कि कोई भी चीज जैसे सही गलत, अच्छा बुरा, सच झूठ वगैरह, वो अपनी जगह पर ठीक तभी मानी जाती है जब देखा जाए कि किस सोच या माहौल के हिसाब से वो कही जा रही। जैसे कि इंसाफ हर जगह एक जैसा नहीं होता, वो हर जगह की अपनी सोच के हिसाब से होता है। सच किसे कहें, ये उस भाषा और सोच पर निर्भर करता है जिसमें बात हो रही है। तापमान नापने का तरीका उस पैमाने पर निर्भर करता है जिसे हम चुनते हैं। इन तीनों में फर्क ये है कि पहले दो बातें सोच, भाषा और संस्कृति जैसी चीजों। तीसरी बात, जैसे तापमान ज्यादा टेक्निकल है इसलिए उस पर इतनी बहस नहीं होती। रिलेटिविज्म उन बातों को समझने की कोशिश करता है जहां लोगों की सोच, मान्यताएं और संस्कृतियां टकराती हैं और फिर कहता है कि हर किसी की अपनी जगह पर बात सही हो सकती है। रिलेटिविज्म को समझने का एक आसान तरीका ये है कि दो बातों पर ध्यान दिया जाए। पहली बात ये कि कौन सी चीज बदलती है और दूसरी कि वो किसके हिसाब से बदलती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सच, अच्छाई, सुंदरता जैसी बातें हर जगह एक जैसी नहीं होती, बल्कि वो इस पर निर्भर करती हैं कि कौन कहाँ, किस सोच और माहौल में है। इस तरह देखा जाए तो अलग अलग सोच और माहौल में ये बातें अलग हो सकती हैं। किसी की सोच, किसी समाज की परंपरा, कोई भाषा या समय, ये सब चीजें ये तय करती हैं कि क्या सही है और क्या नहीं। अब इसे और आसान बनाने के लिए एक तालिका में दिखाया गया है जिसमें बताया गया है कि कौन सी चीज किस सोच या माहौल के हिसाब से बदलती है। जैसे किसी का नजरिया, इतिहास, समाज, भाषा या किसी बात को जांचने का तरीका। इन्हीं के आधार पर बताया गया है कि तर्क, नैतिकता, सुंदरता, सोच और पसंद जैसी चीजें कैसे बदलती हैं। ज्यादातर चर्चा इन्हीं पहलुओं पर होती है कि क्या हम सबकी सच्चाई, अच्छाई, सुंदरता जैसी बातों को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। एक और तरीका ये है कि रिलेटिविज्म को समझने के लिए हम ये देखें कि किस बात को नकारता है। मतलब रिलेटिविज्म मानता है कि कोई भी सच या मूल्य हर समय और हर जगह के लिए एक जैसा नहीं होता, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि कुछ बातें हर हाल में सच होती हैं, उन्हें कभी बदला नहीं जा सकता। इसे एब्सोल्यूटिज्म कहा जाता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सच और अच्छा बुरा जैसी बातें हमारी सोच से अलग होती हैं, मतलब वो तय होती है चाहे हम उन्हें माने या न माने। लेकिन रिलेटिविज्म ये मानता है कि इन बातों को समझने के लिए हमारी सोच और हालात को समझना जरूरी है। एक और सोच है मोनिज्म, जिसमें कहा जाता है कि किसी भी मुद्दे पर बस एक ही सही जवाब होता है। लेकिन रिलेटिविज्म इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि एक ही बात को लोग अलग अलग तरह से सही मान सकते हैं। कुछ लोग रियलिज्म की बात करते हैं, जिसमें सच को एक ही तरह से देखा जाता है और माना जाता है कि सच एक ही होता है और वो सब पर लागू होता है।
लेकिन रिलेटिविज्म इस सोच से भी अलग है। उसमें एक ही बात अलग अलग जगहों और लोगों के लिए अलग हो सकती है। इस तरह से रिलेटिविज्म हर उस सोच के खिलाफ खड़ा होता है जो ये मानती है कि कोई एक ही सच या मूल्य सबके लिए बराबर होता है। कुछ सोचने वाले लोग रिलेटिविज्म को इस तरह भी समझते हैं कि सच या ज्ञान जैसी बातें हमेशा किसी खास सोच, समाज, वक्त या अनुभव के आधार पर समझी जाती हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई कहता है कि कोई बात सही है, तो वो बिना बोले ही किसी न किसी पैमाने या माहौल से जुड़ी होती है, जो शायद साफ दिखता भी नहीं। इसी को छुपा हुआ पैमाना कहा जाता है। जैसे अगर कोई कहे कि किसी को गुलाम बनाकर बेचना गलत है, तो वो दरअसल कह रहा होता है कि ये बात किसी खास नैतिक सोच के हिसाब से गलत। जैसे आज के दौर में इंसानों के हक की बात करने वाली सोच में ये गलत माना जाता है, लेकिन पुराने जमाने में कुछ जगहों पर ये गलत नहीं समझा जाता था। तो ये बात सही है या गलत, ये इस पर निर्भर करता है कि हम किस सोच या नियम के हिसाब से देख रहे हैं। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि कोई बात सच है, सही है या अच्छा है, तो हम अक्सर ये नहीं बताते कि किसके हिसाब से। लेकिन रिलेटिविज्म कहता है कि हमें ये बात भी बतानी चाहिए कि वो बात किस सोच, संस्कृति या भाषा के हिसाब से सही है। इस नजरिए से देखा जाए तो जब भी कोई कहे कि ये बात सही है, तो वो अधूरी बात है, पूरी बात होगी ये बात इस सोच या माहौल के हिसाब से सही। इस तरह से रिलेटिविज्म को समझने के ये 3 तरीके हैं। पहला, क्या चीज बदलती है और किस वजह से। दूसरा, किस सोच को ये नकारता है। और तीसरा, हर बात के पीछे जो छुपा हुआ पैमाना होता है उसे पहचानना। ये तीनों तरीके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कई बार एक साथ भी इस्तेमाल होते हैं। अब एक और बात ये भी है कि रिलेटिविज्म कहाँ तक लागू होता है, यानी इसका दायरा कितना बड़ा है। ग्लोबल रिलेटिविज्म का मतलब है कि हर बात, हर सोच, हर विश्वास किसी न किसी सोच या पैमाने पर टिका होता है। यानी कुछ भी अपने आप में पूरी तरह सच नहीं होता, सब कुछ किसी न किसी नजरिए से देखा जाता है। लेकिन लोकल रिलेटिविज्म ऐसा नहीं मानता। वो कहता है कि कुछ बातें जैसे नैतिकता, सुंदरता या पसंद नापसंद जैसी चीजें तो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन साइंस जैसी बातें सभी के लिए एक जैसी होती हैं। लोकल रिलेटिविज्म अक्सर उन्हीं बातों पर लागू होता है जो इंसानी सोच, अनुभव या भाषा से जुड़ी होती हैं, जबकि ग्लोबल रिलेटिविज्म हर चीज को इसमें शामिल कर देता है। ग्लोबल रिलेटिविज्म की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अगर हर चीज सापेक्ष है तो खुद रिलेटिविज्म भी सापेक्ष हो जाता है, यानी उसकी भी कोई एक तय सच्चाई नहीं रहती। इसी वजह से ज्यादातर लोग लोकल रिलेटिविज्म को ही मानते हैं, क्योंकि उसमें ये दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनमें रिलेटिविज्म नहीं चल सकता, जैसे ये कहना कि कोई चीज एक साथ सुंदर भी है और नहीं भी है, या फिर कोई चीज खुद से अलग है। एक फर्क और किया जाता है मजबूत और हल्के रिलेटिविज्म के बीच। मजबूत वाला ये कहता है कि एक ही बात एक जगह पर सही हो सकती है और दूसरी जगह पर गलत। जैसे एक समाज में कोई काम ठीक माना जाता है और दूसरे में नहीं। हल्का वाला ये कहता है कि कुछ बातें एक सोच में तो समझी जाती हैं, लेकिन दूसरी सोच में उनके लिए कोई शब्द या सोच ही नहीं होती। मतलब वो बात वहाँ गलत नहीं, बल्कि वहाँ उस बारे में सोचा ही नहीं जाता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ सच्चाइयाँ बस उन लोगों को समझ आती हैं जो एक खास तरह की जिंदगी जीते हैं। उनके लिए जो बातें सही लगती हैं, वो दूसरों को जरूरी नहीं कि समझ में आए। इस तरह की सच्चाइयों को हम किसी एक सोच या पैमाने से जोड़कर नहीं देख सकते, बल्कि उन्हें उसी नजरिए समझा जा सकता है जिससे वो उभरी हैं। रिलेटिविज्म को लेकर लोगों की रुचि बहुत पुरानी है। पहले तो ये सिर्फ सोच विचार की बात थी, लेकिन अब ये नैतिकता और राजनीति जैसे मुद्दों में भी दिखाई देता है। समाज में जो बदलाव हुए हैं, उन्होंने भी इस सोच को और बढ़ावा दिया है। जब अलग अलग समाजों और लोगों की सोच, मान्यताओं और जीने के तरीकों में इतना फर्क दिखता है, तो कुछ लोग ये मानते हैं
कि इस फर्क को समझाने के लिए रिलेटिव अच्छा तरीका है। ये सोच कहती है कि जब हर जगह की सच्चाई, अच्छाई या समझ अलग है, तो हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि ये समझना चाहिए कि सब अपने अपने नजरिए से सही हो सकते हैं। कुछ रिसर्च करने वाले लोग ये भी दिखाते हैं कि दुनिया में कोई एक ऐसा नियम नहीं है जो सब जगह एक जैसा हो। कहीं बहुविवाह आम है, कहीं जादू टोने को सच माना जाता है, तो कहीं विज्ञान को। ये सब बातें दिखाती हैं कि लोगों की सोच और मान्यताएं बहुत अलग अलग हो सकती हैं। इसी से रिलेटिविज्म की बात और मजबूत हो जाती है, खासकर तब जब हमें ये नहीं लगता कि कोई भी समाज पूरी तरह गलत है। कुछ लोग इस सोच के खिलाफ भी हैं। उनका कहना है कि चाहे बाहर से फर्क दिखे, लेकिन हर सोच के अंदर कुछ बुनियादी बातें होती हैं जो सब जगह एक जैसी होती हैं। लेकिन रिलेटिविज्म मानने वाले कहते हैं कि ये जो एक जैसी बातें कही जा रही हैं, वो भी असल में इतनी एक जैसी नहीं होती जितनी लगती। इसलिए हमें हर समाज और सोच को उसके अपने तरीके से समझना चाहिए। अब एक और बड़ी बात यह है कि जब लोग किसी मुद्दे पर बहुत समय से एक दूसरे से अलग राय रखते हैं और पूरी कोशिश के बाद भी सहमत नहीं हो पाते, तो इसे भी रिलेटिविज्म से जोड़ा जाता है। जैसे अगर दोनों पक्ष समझदार हैं, ईमानदार हैं, फिर भी उनमें झगड़ा खत्म नहीं होता, तो हो सकता है कि दोनों अपने अपने नजरिए से सही हो। रिलेटिविज्म मानता है कि ऐसे मतभेद कभी कभी गलतियों की वजह से नहीं होते, बल्कि दोनों की सोच अलग होती है और दोनों के पास अपनी बात को सही मानने की वजह होती। ऐसे मतभेदों को फॉल्टलेस डिसएग्रीमेंट कहा जाता है, मतलब बिना गलती वाला मतभेद। कुछ लोग इसे रिलेटिविज्म का मजबूत आधार मानते हैं, लेकिन इसके खिलाफ सोचने वाले कहते हैं कि अगर कोई कहे कि हम दोनों सही हैं, तो फिर बहस बचती ही नहीं। उनका कहना है कि जब भी दो लोग एक ही मुद्दे पर अलग राय रखते हैं, तो कम से कम एक तो गलत होता ही है। इस पर भी बहस चलती रहती है कि क्या दोनों सही हो सकते हैं या नहीं। इस तरह से देखा जाए तो जहां दुनिया की सोचों में फर्क है और जहां बहस कभी खत्म नहीं होती, वहां रिलेटिविज्म एक ऐसा नजरिया बनकर सामने आता है जो हर किसी की सोच को जगह देता। सच को लेकर एक नया तरीका सामने आया है जिसे नया रिलेटिविज्म कहा जाता। ये सोच ये मानती है कि सच सिर्फ एक नहीं होता, बल्कि वो हालात और नजरिए पर टिका होता है। इसे कुछ लोग इस वजह से भी पसंद करते हैं क्योंकि ये उन मुश्किल सवालों का हल ढूंढने की कोशिश करता है जिनमें दो लोग एक जैसे मुद्दे पर अलग राय रखते हैं, फिर भी दोनों गलत नहीं हो। एक और नजरिया ये कहता है कि कुछ बातें एक साथ सही नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे से उल्टी हैं। जैसे कोई सोचता है कि माता पिता की बात मानना जरूरी है और कोई सोचता है कि इंसान को अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक। दोनों सोच अपने अपने समाज में सही मानी जाती है, लेकिन दोनों को एक साथ अपनाया नहीं जा सकता। ऐसे में रिलेटिविज्म कहता है कि ये दोनों सच्चाइयाँ अपने अपने तरीके से सही हैं, लेकिन इन्हें एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। इन सब बातों में एक बात कॉमन है कि सच और उसे सही ठहराने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। किसी एक ही बात को समझने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं और हर तरीका अपने हालात के हिसाब से सही हो सकता है। रिलेटिविज्म को मानने वाले एक और बात पर जोर देते हैं कि कोई भी सोच या नियम पूरी तरह से तटस्थ नहीं। हर सोच की कोई ना कोई शुरुआत और सीमा होती है। जब अलग अलग सोच आपस में टकराती हैं, तो उन्हें तौलने के लिए कोई एक ऐसा पैमाना नहीं होता जो सबके लिए जैसा हो। इसलिए जब किसी सोच का कोई पक्का आधार नहीं होता, तो रिलेटिविज्म ही एक ऐसा तरीका बनता है जो कहता है कि सब अपने अपने हिसाब से सही हो सकते हैं। जब विज्ञान या समाज की बातें भी एक जैसे पक्के जवाब नहीं दे पाती, तो ये सोच और मजबूत हो जाती है। जैसे विज्ञान में भी कई बार दो अलग अलग थ्योरी एक जैसे सबूतों के बावजूद अलग अलग नतीजे निकालती हैं। ऐसे में लोग अक्सर अपने मनपसंद नजरिए को चुनते हैं,
न कि कोई एक तटस्थ या सब पर लागू होने वाला आधार। रिलेटिविज्म मानता है कि हम जो भी मानते हैं वो हमारे नजरिए, सोच और जरूरतों पर टिका होता है, और जब सबूत एक जैसे हो लेकिन नतीजे अलग निकले तो इसका मतलब है कि सच को समझने का कोई एक ही तरीका नहीं है। ऐसे में हर सोच की अपनी एक जगह होती है और कोई भी सोच पूरी तरह से अकेली सही नहीं मानी जा सकती। रिलेटिविज्म मानने वाले कहते हैं कि इंसान जो भी मानता है या जो सोचता है वो उस माहौल पर निर्भर करता है जिसमें वो पला बढ़ा है। हमारे विचार और फैसले कभी भी एकदम अलग या तटस्थ नहीं होते, बल्कि हमारे समाज, संस्कृति, भाषा और सोच के माहौल से ही बनते हैं। हम किसी एक जगह खड़े होकर पूरे सच को देख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी सोच भी उसी समाज और वक्त के हिसाब से बनी होती है। यहाँ तक कि जो हम देख या महसूस करते हैं वो भी हमारी सोच और भाषा से जुड़ा होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि सच या सही गलत को समझने का तरीका भी उस माहौल पर टिका होता है जिसमें वो पैदा हुआ है। इस सोच को ही सामाजिक या सांस्कृतिक रिलेटिविज्म कहा जाता है। रिलेटिविज्म को मानने वाले एक और बात पर जोर देते हैं जिसे सहनशीलता का सिद्धांत कहा जाता है। उनका कहना है कि हर समाज और उसकी परंपराओं की अपनी अहमियत होती है और हमें किसी भी एक सोच को सब पर थोपने का हक नहीं है। एक खुले और आजाद समाज में हर सोच और परंपरा को बराबर की जगह मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग इससे सहमत नहीं होते। उनका कहना है कि अगर हम हर चीज को सही मानने लगे तो बहुत बुरी बातें भी सही मानी जाएंगी, जो ठीक नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम मान ले कि सारे मूल्य और सच भी सापेक्ष हैं, तो फिर सहनशीलता और आजादी की बात भी बस उन्हीं लोगों के लिए मायने रखेगी जो पहले से ही उसे मानते हैं। लेकिन रिलेटिविज्म को मानने वाले ये जवाब देते हैं कि वो हर चीज को सापेक्ष नहीं मानते, बल्कि सिर्फ कुछ खास बातों में जैसे नैतिकता और राजनीति में इस सोच का इस्तेमाल जरूरी है ताकि हम कम जिद्दी बने और दूसरों की सोच को भी समझ सकें। फिर भी विरोध करने वाले ये कहते हैं कि भले ही सहनशीलता अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इस वजह से हमें सच और तर्क को लेकर अपने पूरे नजरियों को नहीं बदलना चाहिए। उनके मुताबिक अगर हमें सिर्फ यही सिखाना है कि दुनिया में सोच अलग अलग हो सकती है, तो उसके लिए इतना गहरा रिलेटिविज्म अपनाने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लेना ही काफी है कि हम जिस सोच में पले बड़े हैं वो एक इत्तेफाक भी हो सकता है और दूसरी सोचें भी उतनी ही सच्ची हो सकती। यही समझ ही इंसान को और ज्यादा सहनशील बना सकती है। कुछ लोग रिलेटिविज्म को एक अच्छी सोच मानते हैं क्योंकि ये इंसान को जिज्ञासु, खुला सोचने वाला और जिद छोड़ने वाला बनाता है। उनका मानना है कि ये सोच इंसान को आजाद बनाती है, किसी एक सच्चाई को थोपने की कोशिश नहीं करती और हर बात को उसके अपने नजरिए से समझने देती। इसलिए कुछ विचारकों ने इसे एक बौद्धिक आजादी की तरह देखा है जो इंसान को सोचने की आजादी देती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रिलेटिविज्म जैसी सोच इंसान को लापरवाह बना सकती है। अगर हर बात को सही मान लिया जाए तो इंसान के अंदर किसी भी बात को लेकर पक्का यकीन या जिम्मेदारी नहीं बचती। वो ये भी कहते हैं कि अगर हर बात सापेक्ष हो जाए तो इंसान को किसी भी बात पर टिके रहना मुश्किल हो जाता है। अब बात करें इसके इतिहास की तो रिलेटिविज्म शब्द नया है, लेकिन इसकी सोच बहुत पुरानी है। पश्चिमी दर्शन की शुरुआत में ही कुछ विचारक थे जो मानते थे कि हर चीज का सही या गलत होना देखने वाले पर निर्भर करता है। जैसे एक ही हवा किसी को ठंडी लग सकती है और किसी को गर्म। इसी सोच को सबसे पहले साफ तरीके से कहा गया था कि इंसान ही हर चीज का पैमाना है, जो उसे जैसा लगे वही उसके लिए सच है। हालांकि कुछ लोग इसे बहुत ज्यादा व्यक्तिवादी सोच मानते हैं और कहते हैं कि अगर हर इंसान की सोच ही सच है तो फिर कोई बात कभी गलत हो ही नहीं सकती। और यही बात रिलेटिविज्म की सबसे बड़ी कमजोरी भी बनती है। लेकिन कुछ और विचारक कहते हैं कि ये सोच सिर्फ अकेले इंसान की नहीं, बल्कि पूरे समाज की मान्यताओं पर भी लागू होती है।
यानी अगर कोई समाज किसी चीज को सही मानता है तो वो बात उस समाज के लिए सही मानी जाएगी। फिर भी बहुत से दार्शनिकों ने समय समय पर रिलेटिविज्म को गलत साबित करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अगर हम कहें कि हर बात सापेक्ष है तो ये बात भी खुद ही पर लागू हो जाती है और फिर उसका भी कोई पक्का मतलब नहीं रह जाता। इस तरह से उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि ये सोच खुद से ही टकरा जाती है। तो कुल मिलाकर रिलेटिविज्म एक ऐसी सोच है जो बहुत सारे लोगों को आजादी और सहनशीलता सिखाती है, लेकिन कुछ लोग इसे कमजोर और विरोधाभासी भी मानते। इसके पक्ष और विरोध में दोनों तरफ लंबे समय से चर्चा चलती रही है। प्रोटेगोरस की सोच का सीधा असर उन विचारकों पर पड़ा जो शक की भावना को अपनाते थे। उनका मानना था कि जब हर बात इंसान के नजरिए से तय होती है तो फिर हम किसी भी चीज को वैसे नहीं जान सकते जैसी वो असल में है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वो हमें कैसी लगती है। इसी वजह से उन्होंने ये नतीजा निकाला कि हमें किसी भी चीज के बारे में पक्का फैसला नहीं करना चाहिए। रिलेटिविज्म जैसा नजरिया पुराने समय के कुछ और विचारकों में भी देखने को मिलता है। कुछ ने ये भी कहा कि धर्म और दर्शन दो अलग रास्ते हैं और दोनों की सच्चाई एक जैसी नहीं होती। लेकिन उस दौर में एक ही सच्चाई को सबसे ऊपर माना जाता था, इसलिए उस समय रिलेटिविज्म को ज्यादा जगह नहीं मिली। बाद में जब पुराने विचारों पर फिर से सोचना शुरू हुआ तो रिलेटिविज्म और शक की सोच को दोबारा अहमियत मिली। कुछ विचारकों ने अलग अलग संस्कृतियों की कहानियों से ये दिखाने की कोशिश की कि हम जो सच मानते हैं वो दरअसल हमारे समाज की आदतों और सोच पर टिका होता है। जैसे अगर हम किसी दूर देश की परंपराओं को देखें तो हमें महसूस होता है कि जो हमारे लिए सही है जरूरी नहीं कि वो उनके लिए भी सही हो। कुछ विचारकों ने तो ये तक कह दिया कि हमें अपनी संस्कृति को बाहर से देखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम खुद को समझ सके और सवाल पूछ सके कि क्या हमारी सोच सच में सबसे बेहतर है। एक ने तो यहाँ तक कहा कि जब तुम किसी नई जगह जाओ तो वहाँ के तौर तरीकों को अपनाओ, लेकिन अपना असली स्वभाव मत भूलो। इस तरह की सोच ने दुनिया को ये समझने में मदद दी कि हर समाज की अपनी अलग सोच होती है और हर एक को उसके अपने तरीके से समझा जाना चाहिए। यही सोच आगे चलकर सांस्कृतिक रिलेटिविज्म की नींव बनी। 19वीं सदी में रिलेटिविज्म पर जो चर्चाएं हुई उनकी शुरुआत दो अलग अलग सोचों से हुई। पहली सोच उन विचारकों की थी जो पुराने जमाने की सोच यानी प्रबोधन काल के खिलाफ थे। उनका मानना था कि हर समाज की भाषा, परंपरा और सोच अलग होती है और इंसान की समझ इन्हीं से बनती है। जैसे एक विचारक ने कहा कि भाषा ही हमारी समझ का जरिया है और भाषा भी हर समाज की अपनी होती है, इसलिए सोच भी अलग अलग हो सकती है। इस वजह से कोई भी एक तरीका सभी के लिए सही नहीं कहा जा सकता। एक और विचारक ने ये बात आगे बढ़ाई और कहा कि अलग अलग देश और जमाने की अपनी अपनी सोच होती है, चाहे वो नैतिकता हो, सुंदरता हो या सच का मतलब। इसलिए हमें ये तय करने का कोई हक नहीं कि कौन सी सोच सही है और कौन सी नहीं। इस तरह की सोच ने बाद के कई बड़े विचारकों को प्रभावित किया और आगे चलकर इसने रिलेटिविज्म, पोस्ट मॉडर्न सोच और सांस्कृतिक विचारधारा को गहराई से प्रभावित किया। कुछ लोगों ने साफ कहा कि दुनिया को समझना कोई एक तरीका नहीं है, बल्कि हम जैसा देखना चाहते हैं वैसी ही तस्वीर बना लेते हैं। कोई भी नजरिया पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सब कुछ देखने के नजरिए पर टिका होता है। दूसरी तरफ एक और सोच चली जिसमें कहा गया कि हमारी जानकारी खुद में नहीं होती, बल्कि हमेशा किसी और चीज से जुड़ी होती है। यानी हम किसी चीज को जैसे वो है वैसे नहीं समझ सकते, बल्कि जैसा हमें दिखता है वैसा ही समझते हैं। इसी सोच ने रिलेटिविज्म को और मजबूती दी और कहा कि सच भी हमेशा किसी न किसी सोच या समझ से जुड़ा होता है। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में एक और नया विचार आया जिसे कहा गया कि सोच और तर्क भी इंसान के दिमाग की बनावट और सोचने के ढंग पर निर्भर करता है।
यानी हो सकता है कि दूसरे जीवों के तर्क के तरीके इंसानों से अलग हों। लेकिन इस सोच का कुछ विचारकों ने जोरदार विरोध किया और कहा कि अगर हम सोचने के तरीके को भी सापेक्ष मान लेंगे तो फिर सही और गलत सोच के बीच फर्क ही खत्म हो जाएगा। इस तरह की बहसों से ये बात सामने आई कि रिलेटिविज्म सिर्फ सोच का तरीका नहीं, बल्कि ये तय करता है कि हम सच, तर्क और समझ को कैसे देखें। कुछ लोग इसे सोच की आजादी मानते हैं तो कुछ इसे खतरनाक ढीलापन। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस सोच ने दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल दिया। 20वीं सदी में रिलेटिविज्म की सोच को और ज्यादा पहचान मिली जब कुछ विचारकों ने इसे आइंस्टीन के रिलेटिविटी सिद्धांत से जोड़कर समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, जैसे विज्ञान में किसी चीज का भार भी उस समय और जगह के हिसाब से बदल सकता है, वैसे ही नैतिकता यानी सही और गलत भी हालात और सोच के हिसाब से बदल सकता है। हालांकि खुद आइंस्टीन इस बात से सहमत नहीं थे कि उनका सिद्धांत नैतिक या ज्ञान की सच्चाई को भी सापेक्ष साबित करता है। उनके लिए भले ही समय और जगह सापेक्ष हो, लेकिन नियम और सिद्धांत एक जैसे ही रहते हैं। रिलेटिविज्म की सोच बहुत सारे रास्तों से गुजरी है और इससे जुड़ी कई अलग अलग धाराएं बन चुकी हैं। इन्हीं में से एक है सांस्कृतिक रिलेटिविज्म, जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला विचार है। इसका मतलब है कि हर समाज के नियम, मूल्य और सोच उस समाज की परंपरा, इतिहास और जीवन शैली से बनते हैं। इस सोच की जड़ें तो बहुत पुरानी हैं, लेकिन इसे असली पहचान तब मिली जब समाजशास्त्रियों ने अलग अलग संस्कृतियों का अध्ययन करना शुरू किया। इस सोच के अनुसार जो चीजें हमें सामान्य या सही लगती हैं, वो हमारे अपने समाज के अनुभव से बनती है। जैसे एक समाज में जो बात अच्छी मानी जाती है, वो किसी और समाज में गलत मानी जा सकती है। इसलिए कोई भी एक सोच सबके लिए सही नहीं कही जा सकती। सांस्कृतिक रिलेटिविज्म को मानने वाले कुछ बातों पर जोर देते हैं। पहला, दुनिया में लोगों की सोच, मान्यताएं और जीने के तरीके बहुत अलग अलग हैं और ये फर्क हमें मानना चाहिए। दूसरा, अगर हम इन अलग अलग सोचों को लेकर बार बार बहस करते हैं और कोई एक जवाब नहीं मिल पाता, तो शायद इसलिए क्योंकि कोई एक ही पैमाना सब पर लागू नहीं होता। तीसरा, इंसान का व्यवहार और सोच सिर्फ जैविक चीजों से नहीं बनता, बल्कि उसका समाज, संस्कृति और माहौल भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और चौथा, हमें दूसरों की सोच को सहन करना और समझना सीखना चाहिए, क्योंकि यही इंसानियत की सबसे जरूरी बात है। इस तरह से सांस्कृतिक रिलेटिविज्म ये बताता है कि हर समाज की सोच अपने हिसाब से सही होती है और हमें उसे उसी नजरिए से समझने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ जानकारों ने सांस्कृतिक रिलेटिविज्म से जुड़ी बातों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दुनिया की हर संस्कृति पूरी तरह अलग नहीं होती। जैसे रिश्ते, जन्म, मौत, दुख जताना, डर, सहानुभूति जैसी भावनाएं और जरूरतें हर जगह इंसानों में होती हैं। इसलिए सिर्फ अंतर दिखाकर सब कुछ अलग मान लेना सही नहीं है। कुछ शोधकर्ता ये भी मानते हैं कि इंसान का व्यवहार समझने के लिए केवल समाज और संस्कृति नहीं, बल्कि जैविक और विकासवादी नजरिया भी जरूरी है, क्योंकि कुछ बातें हर जगह एक जैसी होती है। एक और बात ये भी कही गई कि कोई भी संस्कृति पूरी तरह से एक जैसी और स्थिर नहीं होती। उनमें विरोधाभास होते हैं और समय के साथ उनमें बदलाव भी आता है। और जो सहनशीलता और खुलेपन की बात सांस्कृतिक रिलेटिविज्म करता है, कभी कभी वही सोच इतनी ढीली पड़ जाती है कि कुछ भी सही गलत का फर्क मिटने लगता है, जिससे और भी दिक्कतें पैदा होती। सांस्कृतिक रिलेटिविज्म की एक और प्रभावशाली सोच भाषा से जुड़ी है। एक मशहूर भाषा वैज्ञानिक ने यह विचार रखा कि हर भाषा अपने लोगों की सोच को एक खास दिशा देती है। जैसे कुछ आदिवासी भाषाएं समय को हमारी आम सोच से बिल्कुल अलग तरीके से देखती हैं। इसी सोच को भाषाई रिलेटिविज्म कहा गया। इस पर काफी रिसर्च हुआ। कुछ ने इसे सही बताया तो कुछ ने इसे गलत साबित किया। बाद में कुछ शोधकर्ताओं ने नए प्रयोगों से यह दिखाया कि भाषा
हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को थोड़ा बहुत जरूर प्रभावित करती है, लेकिन उतना गहरा असर नहीं डालती जितना पहले सोचा गया था। ऐसी ही एक और सोच है ऐतिहासिक रिलेटिविज्म, जो कहती है कि अलग अलग समय के लोग चीजों को अपने अपने नजरिए से समझते हैं, इसलिए किसी भी बीते दौर की सोच को आज की नजर से नहीं देखा जा सकता। यह विचार इस सोच के खिलाफ आया था कि कुछ सच्चाइयां हमेशा एक जैसी होती हैं। बहुत से समाजशास्त्रियों और इतिहासकारों ने इसे आगे बढ़ाया और कहा कि हर जमाने की सोच उस समय के हालत की देन होती है। यह सोच सिर्फ विद्वानों की बातों तक ही नहीं, बल्कि आम लोगों की सोच में भी दिखती है। आगे चलकर जब विज्ञान के विकास को भी इसी नजरिए से देखा गया, तो यह समझ बनने लगी कि विज्ञान की जानकारी भी समय और समाज के अनुसार बदलती रहती है और इसे भी बिल्कुल तटस्थ या एक जैसी सच्चाई नहीं माना जा सकता। कॉन्सेप्चुअल रिलेटिविज्म एक ऐसी सोच है जो ये कहती है कि हम जो कुछ भी मानते हैं कि दुनिया में है, वो सब हमारे सोचने और समझने के तरीकों पर टिका होता है। मतलब ये कि कोई चीज अपने आप में कैसी है ये तय नहीं होता, बल्कि हम उसे कैसे समझते हैं ये ज्यादा मायने रखता है। ये सोच ये मानती है कि इंसानी दिमाग सिर्फ देखने वाला नहीं है, बल्कि वो खुद चीजों को आकार देने का काम करता है। अलग अलग भाषा, सोच और संस्कृति के हिसाब से लोग दुनिया को अलग अलग तरीके से समझते हैं। इसलिए ये भी मुमकिन है कि एक ही चीज को दो लोग अलग ढंग से समझें और दोनों ही सही हों। कुछ विचारकों का कहना है कि दुनिया को समझने के कई सही तरीके हो सकते हैं और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही तरीका सही हो। जैसे कोई एक वैज्ञानिक सोच हो सकती है जो किसी जानकारी को सही तरीके से समझाए, लेकिन दूसरी अलग सोच भी उसी बात को सही तरह से समझा सकती है। इससे ये बात निकलती है कि हमारे पास एक से ज्यादा दुनिया की तस्वीरें हो सकती हैं और हर एक अपने तरीके से सही हो सकती है। एक विचार ये भी कहता है कि अगर हम किसी भाषा या सोच के दायरे में किसी बात को समझते हैं, तो वही चीज उस दायरे में सही मानी जाती है। मतलब ये कि कोई भी चीज क्या है, ये इस बात पर टिका है कि हम उसे किस नजरिए से देख रहे हैं। इसलिए जब हम सोचते हैं कि कोई चीज असल में क्या है, तो वो भी हमारे अपने चुने हुए तरीके पर ही निर्भर करता है। कुछ लोगों ने विज्ञान के बदलाव को भी इसी सोच से जोड़ा है। उनका मानना है कि जब विज्ञान में बड़े बदलाव आते हैं, तो वो इस वजह से होते हैं क्योंकि उस वक्त का सोचने का तरीका या नजरिया बदल जाता है। इसलिए विज्ञान की सच्चाइयां भी हमेशा एक जैसी नहीं होती, बल्कि वो भी समय और सोच के तरीके के साथ बदलती रहती है। इस सोच का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी चल सकता है, बल्कि ये बताने की कोशिश है कि हम जिस भी दुनिया को समझते हैं, वो हमारी अपनी सोच, भाषा और नजरिए से बनती है। इसलिए अलग अलग नजरिए हो सकते हैं और वो सब अपने अपने तरीके से सही हो सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल रिलेटिविज्म की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसे ऐसे समझाया जाए जो साफ भी हो और हल्का फुल्का न लगे। अगर बस इतना कह दिया जाए कि किसी चीज को समझाने के कई तरीके हो सकते हैं, तो बात बहुत मामूली हो जाती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक ही चीज के बारे में दो बिल्कुल अलग जवाब सही हो सकते हैं, तो लोग इसे विरोधाभास मानते हैं। एक उदाहरण में ये बताया गया है कि अगर किसी मेज पर रखी चीजों की गिनती करनी हो, तो एक तरीका कहेगा कि 3 चीजें हैं और दूसरा तरीका कहेगा कि 7 चीजें हैं, क्योंकि वो सबको जोड़कर भी अलग अलग गिनता है। इसका मतलब ये है कि चीजें असल में कितनी हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम गिनने का तरीका कौन सा चुनते हैं। अब मुश्किल ये है कि क्या दोनों तरीके सही हो सकते हैं, जबकि दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई बात सही भी हो और गलत भी, तो ये तर्क की सबसे बुनियादी बातों के खिलाफ जाती है। लेकिन जो लोग रिलेटिविज्म को मानते हैं, उनका कहना है कि दोनों जवाब अपने अपने तरीके से सही हैं, क्योंकि वो अलग सोच या नजरिया अपनाते हैं। उनका कहना है कि जब कोई भी एक ऐसा नजरिया नहीं है जो सबसे ऊपर हो और बाकी सबको जांच सके, तो फिर कोई विरोध नहीं रह जाता। अब बात करते हैं ट्रूथ रिलेटिविज्म या सच्चाई के रिलेटिविज्म की। ये सोच कहती है
कि जो बात एक इंसान या समाज को सही लगे, जरूरी नहीं कि वही बात किसी और के लिए भी सही हो। और कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे तय किया जा सके कि कौन सही है और कौन नहीं। सच्चाई हमेशा किसी खास सोच, भाषा या संस्कृति से जुड़ी होती है। ये सोच बाकी सभी रिलेटिव सोचों की जड़ में होती है। जैसे अगर कोई कहे कि नैतिकता या तर्क भी संस्कृति पर निर्भर है, तो असल में वो यही कह रहा है कि सच्चाई भी बदल सकती। अगर सच्चाई को सब जगह एक जैसी माने तो फिर ये सोच टिक नहीं सकती। लेकिन अगर माने कि सच्चाई अलग अलग जगह पर अलग हो सकती है, तो फिर सारी रिलेटिव सोच उसी से निकली लग। इसलिए ट्रूथ रिलेटिविज्म सबसे गहरी और अहम सोच मानी जाती है। एथिक रिलेटिविज्म की सबसे अहम बात यह है कि जब हम कहते हैं कि कोई बात सच है, तो वो सीधा सीधा सच नहीं होती, बल्कि किसी के लिए सच होती है। मतलब ये बात सच है का असल मतलब होता है ये बात अमुक व्यक्ति या संस्कृति के लिए सच है। अब ये व्यक्ति कोई इंसान हो सकता है, कोई सोचने का तरीका हो सकता है, कोई संस्कृति या परंपरा भी हो सकती है। ऐसे सोचने वालों का मानना है कि जैसे किसी एक समुदाय में ये माना जाए कि किसी पर मुसीबत जादू टोने से आती है, तो वो उनके हिसाब से सच है। लेकिन किसी और के हिसाब से वही बात गलत हो सकती है। अब इस सोच के सामने एक बड़ी दिक्कत ये खड़ी होती है कि किसी के लिए सच असल में होता क्या है? क्या ये एक तरह से वही बात नहीं हो गई कि उसको ऐसा लगता है? अगर ऐसा ही है तो फिर ये तो मान लेना होगा कि बस किसी की राय है, कोई ठोस सच्चाई नहीं। और अगर इससे कुछ ज्यादा कहना चाह रहे हैं तो फिर साफ तरीके से समझाना मुश्किल हो जाता है कि ये खास किस्म की सच्चाई होती कैसी है। इसी चीज को समझाने की कोशिश कुछ नए विचारकों ने की है। अब एक और गहरी मुश्किल आती है जिसे सेल्फ रिफ्यूटेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि जो बात आप कह रहे हो उसी से आपकी बात खुद ही गलत साबित हो जाती है। जैसे अगर कोई कहे कि हर बात का सच किसी के नजरिए पर टिका होता है, तो फिर ये बात भी क्या सिर्फ उसके लिए सच है या सबके लिए? अगर वो कहे कि ये बात सबके लिए सच है, तो वो खुद ही अपनी बात के खिलाफ चला जाता है, क्योंकि उसने ही कहा था कि कोई भी बात सबके लिए सच नहीं हो सकती। और अगर वो कहे कि ये बात सिर्फ उसके लिए सच है, तो फिर वो किसी और को कैसे मनाएगा? इसका जवाब कुछ लोग ये देते हैं कि हाँ, हो सकता है कि मेरी बात किसी और के नजरिए से गलत हो, लेकिन मेरे लिए सही है। मैं किसी और को मनाने की कोशिश कर सकता हूँ कि तुम भी ऐसा सोचो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात सभी के लिए एक ही तरह से सही होनी चाहिए। लेकिन जब कोई किसी सोच को साबित करने के लिए तर्क देता है, तो वो दूसरों को मनाने की कोशिश करता है कि उसकी सोच बेहतर है। और यही बात उस पर भारी पड़ती है, क्योंकि अगर आप दूसरों को मनाना ही नहीं चाहते, तो फिर तर्क क्यों दे रहे हो? इसलिए रिलेटिविज्म को मानने वाला इंसान तब तक अपने तर्क में उलझा नहीं लगता जब तक वो ये नहीं कहता कि उसकी बात सबके लिए सच है। लेकिन जैसे ही वो दूसरों को मनाने की कोशिश करता है, वैसे ही उसमें विरोध आ जाता है। यानी अगर वाकई कोई रिलेटिविज्म को मानता है, तो फिर उसे तर्क देने की कोई जरूरत ही क्यों है? कुछ लोग मानते हैं कि प्रोटागोरस एक और तरीके का रिलेटिविज्म अपना सकते थे, जिसमें ये न माना जाए कि किसी का विश्वास बस इसलिए सच है क्योंकि वो उसे मानता है, बल्कि कोई बात तभी सच मानी जाएगी जब वो इंसान अपनी सोच के हिसाब से पूरी जानकारी लेकर सही तरीके से सोचकर उस नतीजे पर पहुंचे। इस तरीके से अलग अलग सोच रखने वाले लोग भी आपस में बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं और एक दूसरे को समझा सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब एक इंसान सच को ही अलग नजरिए से मानता है और दूसरा उसे बिल्कुल उल्टा मानता है, तो दोनों के बीच समझदारी की कोई एक जमीन बनती ही नहीं। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर कोई कहे कि कोई भी बात पूरी तरह से सच नहीं है, तो ये बात खुद ही अपने खिलाफ हो जाती है, क्योंकि अगर वो दावा सच है, तो फिर कोई भी बात पूरी तरह से सच कैसे नहीं हो सकती? इसका जवाब देने के लिए कुछ विचारकों ने अलग तरीके निकाले हैं।
जैसे कि कुछ सोचते हैं कि हमें ये मान लेना चाहिए कि हर बात अपने अपने नजरिए में ही सच होती, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि सब कुछ ही बदलता रहता। ऐसा कहने से बात कुछ हद तक संभलती है, लेकिन ये भी मानना पड़ता है कि एक मजबूत और साफ सच्चाई जैसी कोई बात नहीं होती। एक और आरोप ये लगता है कि अगर हम हर बात को नजरिए से जोड़कर देखें तो बातचीत और तर्क ही बेकार हो जाते हैं, क्योंकि बातचीत का मतलब होता है कि हम मान रहे हैं कि कुछ बातें सही हैं और कुछ गलत। लेकिन अगर हर इंसान अपनी बात को ही सही माने और सब कुछ अलग अलग नजरिए से देखे तो फिर सही और गलत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इससे लोगों के बीच बातचीत करना और दूसरों को समझना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब हम किसी और की भाषा या सोच को समझते हैं तो हमें मानना पड़ता है कि वो इंसान ज्यादातर वक्त सही ही बोलता है। लेकिन अगर रिलेटिविज्म मान ले तो हम ये सोच ही नहीं सकते कि दूसरे की बात सही है या गलत, क्योंकि उसके सच के मायने हमारे सच से अलग है। ऐसे में तो बातचीत या किसी भी तरह की समझदारी की कोशिश ही खत्म हो जाती है। तो कुल मिलाकर जो लोग हर बात को नजरिए के हिसाब से देखने की बात करते हैं, उन पर ये आरोप लगते हैं कि वो अपनी ही बात को गलत साबित कर देते हैं। और जब वो किसी और को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं तो खुद ही उस नियम को तोड़ते हैं कि सब कुछ नजरिए पर टिका है। यही वजह है कि इस सोच को समझना और साबित करना इतना मुश्किल है। नई सोच वाले कुछ विचारक रिलेटिविज्म को एक नए तरीके से देख रहे हैं। वो मानते हैं कि इस सोच को बार बार गलत साबित करने की कोशिशें शायद जरूरत से ज्यादा हो चुकी हैं, जबकि सच में अगर कोई सोच वाकई गलत हो तो उसे एक बार साबित कर देना ही काफी होता है। अब बात करते हैं एपिस्टेमिक रिलेटिविज्म की। ये सोच कहती है कि हम जिस चीज को ज्ञान या सही विश्वास मानते हैं वो भी हर संस्कृति या सोचने के ढंग पर टिका होता है। मतलब ये कि जो हमें सही लगता है जरूरी नहीं कि वो किसी और के लिए भी सही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि हमारे सोचने के तरीके सबसे बेहतर हों। इस सोच के पीछे 3 मुख्य बातें हैं। पहली ये कि कोई विश्वास तब तक सही नहीं कहा जा सकता जब तक हम ये न बताएं कि किस नजरिए से वो सही है। दूसरी बात यह कि अलग अलग लोगों के सोचने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग या टकराते हुए भी हो सकते हैं। तीसरी बात यह कि हम ये साबित नहीं कर सकते कि हमारा तरीका दूसरों से बेहतर है, क्योंकि हम जिस तरीके से सोचते हैं उसी के हिसाब से उसे सही भी मानते हैं। इस सोच के मुताबिक दुनिया को समझने के कई तरीके हो सकते हैं और विज्ञान उनमें से बस एक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हर किसी का तरीका सही, तो फिर हम ये कैसे कहें कि कौन सा तरीका सही है और कौन सा गलत? जैसे कि जब गैलीलियो और चर्च के बीच बहस हुई थी तो दोनों का नजरिया अलग। गैलीलियो ने जो तर्क दिए वो विज्ञान की नजर से सही थे और चर्च की बातें धार्मिक सोच पर टिकी थी। दोनों ही अपने अपने तरीके से सोच रहे थे और अपने अपने तरीके से सबूत को देख रहे थे। कुछ लोग इस सोच की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि अगर हम ये मान लें कि हर कोई अपने हिसाब से ही चीजों को सही मानता है, तो फिर हम खुद ये कैसे तय करेंगे कि हम किस सोच को माने? क्योंकि सोचने के लिए भी तो कुछ बुनियादी तरीके चाहिए होते हैं, जैसे तर्क, अनुभव और सबूत। और अगर हम इन सबको ही छोड़ दें तो फिर कोई भी पक्की बात नहीं कही जा सकती। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रिलेटिविज्म को गलत साबित करने के लिए उसके असली मतलब को सही से समझना जरूरी है। अगर कोई कह रहा है कि सबूत से कोई बात साबित होती है, तो वो ये भी कह सकता है कि ये बात किसी खास सोच के हिसाब से ही सही है, न कि हमेशा के लिए या सबके लिए। इसलिए जरूरी है कि हम ये बात समझें कि कोई भी बात सिर्फ अपने संदर्भ में ही सही मानी जाती है, न कि हमेशा और हर जगह के लिए। इस पूरी बहस का मतलब यही है कि जो भी हम सच और ज्ञान मानते हैं वो हमारी सोच, परंपरा और समझ पर ही टिका होता है। लेकिन इस सोच की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जब हम किसी दूसरे तरीके की तुलना अपने तरीके से करते हैं
तो कहीं ना कहीं हम कुछ बुनियादी बातों को तो मान ही रहे होते हैं, जैसे कि तर्क, सबूत और निष्कर्ष। इसलिए ये सवाल आज भी बना हुआ है कि क्या वाकई हर तरीका बराबर सही माना जा सकता है, या कुछ बातें सबके लिए एक जैसी ही सही होती है। राइट का कहना है कि जिस तरह से एपिस्टेमिक रिलेटिविज्म को समझाया गया है उसमें एक बड़ी गलती हो जाती है, वो ये कि किसी सोच या नियम के हिसाब से कोई फैसला लेना और ये सोचना कि वही नियम उस फैसले को जरूरी बनाते हैं। इन दोनों बातों को अलग समझा ही नहीं गया। अब बात करते हैं सोचने समझने के तरीके यानी रैशनैलिटी की। पहले के जमाने में जब दूसरे समाजों के लोगों की मान्यताओं को तर्कहीन बताया जाता था, तब कुछ लोगों ने ये तर्क दिया कि अलग अलग समाजों की अपनी अपनी समझ और तर्क होते हैं। रैशनैलिटी यानी तर्क से सोचने का तरीका हमेशा से विज्ञान से जुड़ा हुआ माना गया है, जिसमें कंसिस्टेंसी यानी एकरूपता, वजह देना और सबूत जैसे चीजें बहुत जरूरी मानी जाती हैं। लेकिन रिलेटिविज्म मानने वाले कहते हैं कि ये सारी बातें हर जगह लागू नहीं होती, ये बस कुछ खास समाजों की मान्यताएं हैं। जैसे एक समय पर एक विचारक ने अफ्रीका की एक जनजाति के जादू टोने से जुड़ी मान्यताओं को समझते हुए कहा था कि हमें किसी समाज की सोच को समझने के लिए उनके ही नजरिए से देखना चाहिए। अगर उनकी भाषा, सोचने का तरीका और जीने का तरीका हमारे से अलग है तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो गलत है, या मतलब ये कि एक जैसी तर्क की परिभाषा हर जगह फिट नहीं बैठती। लेकिन कुछ लोगों ने इस सोच पर सवाल भी उठाए। उनका कहना है कि अगर हम ये मान लें कि सबके तर्क बिल्कुल अलग हैं, तो हम एक दूसरे की बात कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए कम से कम कुछ बुनियादी बातें जैसे कंसिस्टेंसी और सच तक पहुंचने की कोशिश तो हर किसी में होनी चाहिए, तभी हम दूसरों की सोच को समझ सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि पूरी तरह से रिलेटिविज्म अपनाना मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, इतना तो मान सकते हैं कि कुछ चीजें समय, समाज और हालात के हिसाब से अलग हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि कोई बात क्यों सही मानी जाती है, यानी उसका जस्टिफिकेशन क्या है। रिलेटिविज्म मानने वाले कहते हैं कि ये भी हर समाज अपने अपने तरीके से तय करता है। किसी बात को सही मानने की वजह उस समाज के नियमों और तरीके पर ही टिकी होती है। एक और विचारक ने कहा था कि सच और तर्क जैसी चीजों को समझने के लिए हमें बस उस समाज की आदतों और सोचने के तरीके को देखना चाहिए। उनके हिसाब से अगर कोई बात उनके समाज में ज्यादा लोग सही मानते हैं तो वही उनका जस्टिफिकेशन बन जाता है। उनका ये भी मानना था कि सच और ज्ञान वो बातें हैं जिन्हें हम उस वक्त इतना पक्का मान लेते हैं कि हमें उसके लिए और सबूत देने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हर किसी की बात बराबर सही होती है। उन्होंने अपने सोच को एथनोसेंट्रिज्म कहा, मतलब हर कोई अपने समाज की सोच से ही चीजों को सही गलत मानता है। हालांकि कई लोगों ने उनकी इस सोच को भी रिलेटिविज्म जैसा ही माना और आलोचना की। उनका कहना था कि नाम बदल देने से सोच की बुनियादी बात नहीं बदल जाती। तो कुल मिलाकर बात यही निकलती है कि सोचने समझने के तरीके, तर्क और ज्ञान जैसी बातें भी हर समाज में अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे की बात समझना चाहते हैं तो कम से कम कुछ चीजों पर एक जैसी समझ जरूरी। तर्क यानी लॉजिक को लेकर भी काफी बहस होती रही है कि क्या तर्क के नियम सभी के लिए एक जैसे होते हैं या ये भी समाज और संस्कृति के हिसाब से बदल सकते हैं। पहले कुछ लोगों का मानना था कि जो आदिवासी या परंपरागत समाज हैं, वो तर्क के आम नियमों को नहीं मानते और उनका सोचने का तरीका तर्क से पहले वाले दौर जैसा होता है। बाद में खुद उन्हीं लोगों ने माना कि ये सोच कुछ ज्यादा ही साधारण और गलत थी। लेकिन फिर भी तर्क को समाज के हिसाब से समझने का ये विचार काफी चर्चित रहा। एक और विचारक ने अफ्रीकी जनजाति अजांडे की सोच को समझने की कोशिश की और बताया कि तर्क के नियम हर समाज में अलग हो सकते हैं।
कुछ लोगों ने कहा कि हर समाज में सोचने और फैसले लेने के अपने नियम होते हैं और उन नियमों के हिसाब से ही उनकी तर्क प्रणाली सही मानी जाती है। यानी तर्क का कोई एक ही तरीका नहीं होता, बल्कि हर समाज का तरीका उसके अपने तौर तरीकों से तय होता है। उदाहरण के लिए अजांडे लोग मानते हैं कि कोई इंसान जादूगर है या नहीं, ये जहर वाले ओरेकल से उसके पेट की जांच करके पता चल सकता है। वो ये भी मानते हैं कि जादू की ताकत खानदानी होती है और ये पिता की तरफ से चलती है। ऐसे में अगर किसी एक इंसान को जादूगर माना जाए तो उसका पूरा खानदान भी जादूगर हुआ। लेकिन फिर भी वो इस नतीजे को नहीं मानते, जबकि उनका तर्क इस नतीजे तक पहुंचता है। यानी वो अपने ही बनाए नियमों से बच निकलते हैं। अब ये बात दिखाती है कि उनका तर्क हमारे जैसे नहीं है, लेकिन वो उनके हिसाब से सही। कुछ लोग मानते हैं कि तर्क का ये फर्क नजरिए पर निर्भर करता है। मतलब अगर हम उनकी संस्कृति के हिसाब से सोचें तो वो खुद को गलत नहीं मानते, लेकिन अगर हम अपने नजरिए से देखें तो उनकी सोच में विरोधाभास लगता है। यानी तर्क भी संस्कृति पर टिका हो सकता है। एक रिसर्च में ये भी पाया गया कि चीनी और अमेरिकी छात्र तर्क के नियमों को अलग तरह से समझते हैं। चीनी छात्र एक ही वक्त में दो उल्टी बातों को सही मान सकते हैं, जबकि अमेरिकी छात्र ऐसा नहीं मानते। इससे ये समझ आता है कि सोचने के तरीके और तर्क की समझ हर समाज में अलग हो सकती है। इन सब बातों से ये बहस और भी गहरी हो जाती है कि क्या तर्क हमेशा एक जैसा होता है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि तर्क को इंसानों की असली जिंदगी और आदतों से जोड़कर समझना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई समाज हमें तर्कहीन लगता है तो शायद हमने ही उसे ठीक से नहीं समझा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अलग तरह से सोचते हैं पर हम फिर भी उन्हें समझ सकते हैं। रिलेटिविज्म मानने वाले कहते हैं कि तर्क के जो नियम हमें सही लगते हैं वो हमारे अपने समाज से आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे समाजों की सोच गलत है, बल्कि हर समाज अपने हिसाब से तर्क के नियम बनाता है और उसी के हिसाब से सोचता है। इसलिए तर्क को एक ही ढांचे में देखना सही नहीं है। तर्क को लेकर एक और सोच ये कहती है कि हो सकता है कि तर्क के कई सही लेकिन अलग अलग तरीके हों जो आपस में पूरी तरह मेल ना खाते हों। यानी लॉजिक का कोई एक ही तरीका नहीं है जो सब पर लागू हो, बल्कि अलग अलग सोच में तर्क की परिभाषा भी अलग हो सकती। अगर हम मान लें कि ऐसा कोई एक सच्चा या तटस्थ तरीका नहीं है जिससे इन सब अलग अलग तरीकों में से किसी एक को सबसे सही कहा जा सके, तो फिर तर्क भी एक तरह से समाज या सोच के तरीके पर निर्भर हो जाता है। एक विचारक ने तो ये तक कहा कि जैसे हर चीज का मतलब हर समाज के नजरिए से तय होता है, वैसे ही लॉजिक यानी तर्क भी हर सोच के सिस्टम के हिसाब से तय होता है। जैसे कुछ सोच में वैलिडिटी और लॉजिकल कनेक्शन की परिभाषा अलग होती है, फिर भी वो अपने अंदर एक ढंग से सही मानी जाती है। बस शर्त ये है कि वो उस सिस्टम में खुद के अंदर मेल खाती हो और उसमें कोई बेवजह की बात ना हो। यानी अगर कोई लॉजिक सिस्टम खुद के नियमों में टिकाऊ है और गणित या सोचने के काम में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसे भी उतना ही सही माना जा सकता है। जैसे इंट्यूशनिज्म या फजी लॉजिक इसके उदाहरण हैं। अब बात करते हैं साइंस को लेकर रिलेटिविज्म की। जब विज्ञान में बदलाव और तरक्की को लेकर सोच बदली, तो ये बात उठी कि साइंस की खोज भी हमेशा एक जैसी और बिल्कुल तय नहीं होती। किसी ने कहा था कि जब वैज्ञानिकों की सोच में कोई बड़ा बदलाव आता है तो वो दुनिया को एक बिल्कुल अलग तरीके से देखने लगते हैं। वो वही पुराने औजार और चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नतीजे कुछ और दिखते हैं। इसका मतलब ये माना गया कि वैज्ञानिक जिस फ्रेम या सोच से काम कर रहे हैं, उसी के हिसाब से वो जानकारी भी बदलती है जो उन्हें मिलती है। इस सोच से ये समझ पैदा हुई कि साइंस भी एक ही रास्ते पर नहीं चलती। कुछ लोग कहते हैं कि दो अलग अलग साइंटिफिक थ्योरीज एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी
वो दोनों एक जैसी जानकारी को सही ठहराने में सक्षम होती हैं। यानी कोई भी एक थ्योरी अपने दम पर पूरी तरह से अकेली सही नहीं होती। जब वैज्ञानिक किसी एक थ्योरी को चुनते हैं तो वो सिर्फ उस थ्योरी के हिसाब से नहीं होता, बल्कि उस समय की सोच, समाज और उनके अपने हित भी उसमें शामिल होते हैं। एक और सोच कहती है कि हर समाज चीजों को देखने और समझने का अपना तरीका रखता है, और जो बात एक समाज को सही लगे वो जरूरी नहीं कि सबको सही लगे। इसलिए हर सोच और थ्योरी को बराबर समझा जाना चाहिए। हर अच्छी थ्योरी के सामने कोई और थ्योरी भी हो सकती है जो उसे टक्कर दे, और कई बार उससे बेहतर भी हो सकती है। इस तरह से साइंस को लेकर ये राय बनती है कि वैज्ञानिक सोच भी पूरी तरह से तटस्थ या एक जैसी नहीं होती, वो भी समय, समाज और इंसानों की सोच पर टिकी होती। इसलिए इसे भी पूरी तरह एक ही नियम से नहीं परखा जा सकता। कुछ लोगों का मानना है कि जब कोई वैज्ञानिक थ्योरी बनाई जाती है तो उसके सही या गलत होने का फैसला सिर्फ उसके सबूतों से नहीं होता, बल्कि उस थ्योरी को सामने रखने वाले लोगों की समझ, मेहनत और माहौल पर भी निर्भर करता है। कुछ का ये भी कहना है कि वैज्ञानिक जब थ्योरी चुनते हैं तो उसमें समाज के नियम, निजी सोच और समूह की पसंद भी शामिल होती है। यानी सिर्फ तर्क और प्रमाण से थ्योरी नहीं बनती, उसमें बहुत कुछ और भी होता है। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि दुनिया जैसी है वैसी दिखती नहीं है, बल्कि हम जैसे उसे समझते हैं वैसे ही हमें लगती है। यानी हमारी सोच ही तय करती है कि हमें क्या सही लगता है। कुछ लोगों का मानना है कि थ्योरी को पूरी तरह सही मानने का कोई पक्का आधार नहीं है, और अगर हम मान भी लें कि ऐसा कोई आधार है तो वो सिर्फ एक विश्वास जैसा है, न कि कोई ठोस सच। इस सोच के पीछे एक और बात ये भी है कि जो चीजें हम देखते हैं वो भी हमारी पहले से बनी सोच से जुड़ी होती हैं। यानी जो थ्योरी हमारे दिमाग में पहले से होती है उसी के हिसाब से हम चीजों को देखते और समझते। कुछ लोग मानते हैं कि ये सोचना कि हम किसी चीज को एकदम साफ साफ और तटस्थ रूप से देख सकते हैं बिल्कुल भोली सोच है। कुछ और आगे बढ़कर ये भी कहते हैं कि जब चीजों को समझने का तरीका ही अलग अलग होता है तो फिर जो दिखाई देता है वो भी अलग हो सकता है। रिलेटिविज्म के मानने वाले ये भी कहते हैं कि जब वैज्ञानिकों की सोच में ही इतने फर्क होते हैं तो कैसे माने कि एक ही तरीका सबसे सही। इतिहास में भी ये देखा गया है कि एक समय में जो थ्योरी सच मानी जाती थी बाद में उसकी जगह दूसरी थ्योरी आ गई। जैसे एक समय पर दुनिया को समझने का तरीका अरस्तू ने बताया, फिर न्यूटन का तरीका आया और फिर आइंस्टीन का। ये सब सोच एक दूसरे से इतनी अलग थी कि उन्हें आपस में ठीक से जोड़ा भी नहीं जा सकता। यहाँ तक कि आज के जमाने में भी वैज्ञानिकों में बहुत सी बातों पर सहमति नहीं होती। क्वांटम फिजिक्स की अलग अलग व्याख्याएं इसका उदाहरण है, जिन पर वैज्ञानिक अभी भी एक मत नहीं है। हालांकि कुछ लोग जो साइंस को लेकर रिलेटिविज्म नहीं मानते वो इन बातों से सहमत तो है, लेकिन उनका कहना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस पूरी तरह से सच्चाई से अलग हो गई। उनका कहना है कि वैज्ञानिक सोच आगे बढ़ती रहती है और प्रगति होती है। उनके मुताबिक ये मान लेना कि किसी थ्योरी में गलती हो सकती है काफी है। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि हम सारी सच्चाई को संदिग्ध मान लें। अगर हम मान लें कि कोई एक भी पक्की वैज्ञानिक सच्चाई नहीं हो सकती तो फिर हम बहुत बड़ी कीमत चुका रहे होंगे, क्योंकि इससे साइंस की असली ताकत और सच्चाई पर ही सवाल उठ जाता। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म एक ऐसी सोच है जो ये मानती है कि दुनिया को समझने और साइंस को करने का तरीका समाज से ही बनता है। यानी जो कुछ भी हम साइंस में सच मानते हैं वो पहले से किसी तय हकीकत की खोज नहीं, बल्कि इंसानों की सोच, भाषा और समाज के नियमों से मिलकर बना होता है। जैसे कि वैज्ञानिक जिस चीज को फैक्ट या सच कहते हैं वो भी समाज और समय के हिसाब से बनते हैं, हमेशा से वैसे नहीं होते। इस सोच के मुताबिक अलग अलग समाज अपने हिसाब से अलग अलग दुनिया बना लेते हैं और कोई एक सच्चाई या तरीका ऐसा नहीं होता
जिसे सब मान ले। साइंस भी उसी समाज की सोच और जरूरतों के हिसाब से काम करता है। कुछ लोगों का मानना है कि जो हमें बाहर की दुनिया दिखती है वो पहले से तय नहीं होती, बल्कि साइंस ही उसे बनाता और तय करता है। यानी साइंस कोई पर्दा हटाकर सच नहीं दिखाता, बल्कि वो पर्दा खुद बनाता है। इस सोच में ये भी कहा गया है कि वैज्ञानिक थ्योरी भी समाज के हिसाब से बनती है। किसी एक सच्चाई की सीधी खोज नहीं होती। एक थ्योरी कब और कैसे बनी वो उस समय की सोच, जरूरत और हालात से जुड़ी होती है। अगर ये बात पूरी तरह से सच मानी जाए तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे डायनासोर की हड्डियों के बारे में जो थ्योरी आज हम मानते हैं वो असल में उस समय की नहीं, बल्कि आज के समाज की बनाई हुई। यानी डायनासोर के बारे में सच उस वक्त नहीं बना जब वो जिंदा थे, बल्कि तब बना जब साइंटिस्टों ने मिलकर कोई थ्योरी बनाई। ये सोच थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म यही मानता है कि कोई भी सच अपने आप नहीं बनता, वो समाज के लोगों द्वारा बनाया और बदला जाता है। अब बात करते हैं मोरल रिलेटिविज्म की। ये सोच कहती है कि सही या गलत, अच्छा या बुरा, ये सब बातें समय, समाज और इंसान की सोच के हिसाब से बदलती रहती हैं। यानी जो एक समाज के लिए सही है वो दूसरे के लिए गलत हो सकता है। इसे कुछ लोग सहनशीलता और खुले दिमाग की निशानी मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे नैतिकता की जड़ हिला देने वाली बात मानते हैं। मॉरल रिलेटिविज्म ये नहीं कहता कि हर किसी की सोच बराबर सही है, बल्कि ये कहता है कि नैतिक फैसले किसी एक सच पर नहीं टिके होते, बल्कि वो इंसान या समाज की सोच पर टिके होते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई कहता है कि गर्भपात गलत है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं इसे पसंद नहीं करता या हमारे समाज में इसे गलत माना जाता है। लेकिन इससे ये नहीं निकलता कि ये बात हर जगह और हर समय सही है। मॉरल रिलेटिविज्म ये मानता है कि सही और गलत की बातें समाज और संस्कृति के नजरिए से तय होती हैं। यानी एक ही काम एक समाज में अच्छा माना जा सकता है और दूसरे में बुरा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये सोच सिर्फ संस्कृति पर नहीं, बल्कि उस तरीके पर भी टिकी हो सकती है जिससे हम किसी काम को परखते हैं। इस तरह ये सोच हमें ये समझने की कोशिश कराती है कि नैतिकता कोई पत्थर पर लिखी बात नहीं है, बल्कि ये भी समाज, सोच और माहौल के साथ बदलती रहती है। मॉरल रिलेटिविज्म यानी नैतिकता को लेकर हर समाज और इंसान की अलग सोच हो सकती है और उसमें कोई एक सच्चाई तय नहीं होती। ये सोच कई रूपों में सामने आती है। कुछ लोग इसे बस एक सच्चाई मानते हैं कि हर जगह के लोग अलग सोचते हैं। कुछ लोग इसे एक उसूल के तौर पर अपनाते हैं और कुछ इसे एक गहरी फिलोसॉफिकल सोच के रूप में देखते हैं। इसकी जड़ में यही बात है कि दुनिया में एक जैसी नैतिकता या अच्छे बुरे के नियम नहीं है और इनके बारे में लोगों की राय बहुत अलग अलग। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम ये मान लें कि हर समाज के अपने नैतिक उसूल हैं, तो हम ज्यादा सहनशील और खुले दिमाग वाले बनते हैं। इससे हम अपनी सोच की सीमाओं को भी समझ पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम ये मान लें कि हर सोच सही है, तो हम उन बुराइयों को भी गलत नहीं कह पाएंगे जो साफ तौर पर गलत है, जैसे इंसानों की बलि देना, अत्याचार करना या गुलामी को सही मानना। ऐसे में ये सहनशीलता उल्टा नुकसान कर सकती है। कुछ सोच रखने वाले लोग ये मानते हैं कि हर संस्कृति की अपनी नैतिकता हो सकती है, लेकिन कुछ बुनियादी इंसानी उसूल ऐसे भी हैं जो हर जगह जरूरी हैं, जैसे इंसानों का भला, सम्मान और मिलजुल कर जीने की कोशिश। इस सोच को मॉरल प्लूरलिज्म भी कहा जाता है। ये लोग मानते हैं कि नैतिकता के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी सही है। हर सोच को इंसान की भलाई और कुछ बुनियादी उसूलों के आधार पर परखा जा सकता है। इस तरह मॉरल रिलेटिविज्म एक ऐसी सोच है जो हमें सिखाती है कि सही और गलत का फैसला सिर्फ एक नजरिए से नहीं किया जा सकता। हर समाज, हर इंसान अपनी सोच से जीता है, लेकिन साथ ही हमें ये भी समझना चाहिए कि कुछ उसूल ऐसे होते हैं जो सबके लिए जरूरी है। यही संतुलन
हमें सही रास्ता दिखा सकता है। मेटा एथिकल रिलेटिविज्म ये मानता है कि नैतिकता के बारे में कोई भी बात वैसे सच या झूठ नहीं मानी जा सकती जैसे हम विज्ञान में मानते हैं। कुछ सोच रखने वाले लोग कहते हैं कि विज्ञान में जब हम किसी चीज को सच मानते हैं तो उसके पीछे ठोस कारण होते हैं, लेकिन नैतिकता में ऐसा नहीं है। यहाँ सही या गलत तय करने के लिए हमें समाज की सोच, इंसान की पसंद या रिवाजों को देखना पड़ता है। यानी नैतिक बातें किसी सच्चाई पर नहीं टिकी होती, बल्कि लोगों के आपसी समझौते और सोच से बनती हैं। इसलिए नैतिक फैसले भी बाहर से तय नहीं किए जा सकते, वो हमेशा इंसान की अपनी सोच और माहौल पर निर्भर करते हैं। इस सोच के मुताबिक जब कोई कहता है कि कोई काम गलत है, तो वो असल में अपनी नैतिक सोच के हिसाब से बोल रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बात हर जगह या हर हाल में गलत मानी जाएगी। कोई बात सही है या नहीं, ये जानने के लिए हमें पहले से मौजूद नियमों या उस समाज के मूल्यों को देखना होगा। जैसे अगर हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि उस वक्त उस समाज में इंसाफ को कैसे समझा जाता था। लेकिन ये पूछना कि वो नियम खुद सही है या नहीं, इस सोच में कोई मतलब नहीं रखता। नई रिलेटिविज्म की सोच हाल की सोचों से कुछ अलग है। इसमें कहा गया है कि पहले जो नैतिक रिलेटिविज्म बताया गया था, वो असल में संदर्भ पर टिका हुआ था, मतलब वो उस समय या स्थिति के मुताबिक था। लेकिन नया रिलेटिविज्म सिर्फ संदर्भ पर नहीं, बल्कि उस बात को कहने वाले की सोच पर भी ध्यान देता है। इसमें बताया गया है कि जब कोई कहता है मैं खुश हूँ और दूसरा भी यही बात कहता है, तो दोनों का सच अलग हो सकता है, क्योंकि उनके कहने की स्थिति अलग है। इसी तरह जब कोई कहता है अमुक चीज गलत है, तो उसका मतलब होता है मेरे नैतिक नियमों के हिसाब से वो चीज गलत है। अब अगर दो लोग अलग अलग सोच रखते हैं, तो एक ही बात उनके लिए सही या गलत हो सकती है। इस सोच में नई बात यह है कि ये मानती है कि एक ही बात अलग अलग लोगों के लिए अलग तरीके से सच हो सकती है, और फिर भी दोनों में असली टकराव या मतभेद माना जा सकता है। जबकि पहले की सोच ये कहती थी कि अगर संदर्भ बदल गया तो मतभेद असली नहीं रहा। नई रिलेटिविज्म यही कोशिश करती है कि कैसे हम बातों की सच्चाई को उसके संदर्भ और कहने वाले की सोच के हिसाब से समझें, और फिर भी उस बात पर असली बहस या चर्चा हो सके। यही इसकी सबसे खास बात है। सच को लेकर जो नई सोच है, उसमें कहा गया है कि कुछ बातें तभी सही या गलत मानी जा सकती हैं जब उन्हें परखने वाला कौन है, ये बात साफ। यानी कोई बात सही है या नहीं, ये सिर्फ उस इंसान पर नहीं टिका होता जिसने वो बात कही है, बल्कि उस इंसान पर भी टिका होता है जो उसे समझ रहा है या परख रहा। जैसे जब कोई कहता है ये जगह पास है, तो ये बात तभी सही मानी जा सकती है जब हम जाने कि बोलने वाला कहाँ खड़ा है। ठीक वैसे ही कुछ बातें तब तक सही या गलत नहीं मानी जा सकती जब तक हम ये न जान लें कि उसे किस सोच या नजरिए से देखा जा रहा है। अब मान लीजिए एक इंसान कहता है प्रेट्ज़ेल स्वादिष्ट है और दूसरा कहता है प्रेट्ज़ेल स्वादिष्ट नहीं है। जो लोग मानते हैं कि स्वाद की बातें बिल्कुल सीधी होती हैं, वो कहेंगे कि इन दोनों में से कोई एक तो गलत होगा। लेकिन जो लोग संदर्भ के हिसाब से सोचते हैं, वो कहेंगे कि पहला इंसान अपने स्वाद के हिसाब से बोल रहा है और दूसरा अपने, यानी दोनों सही हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी पसंद के मुताबिक बात कही है। नई सोच वाले लोग इसमें थोड़ा और अलग तरीका अपनाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, बात तो एक ही है कि प्रेट्ज़ेल स्वादिष्ट है, लेकिन उस बात की सच्चाई इस पर निर्भर करती है कि कौन इसे परख रहा है। जब पहला इंसान बोलता है तो वो बात उसके स्वाद के हिसाब से सही मानी जाती है, और जब दूसरा उसे गलत कहता है तो वो उसके स्वाद के हिसाब से गलत होती है। यानी बात एक ही है, लेकिन उसे दो अलग अलग नजरियों से सही और गलत दोनों माना जा सकता है। और इस तरह से दोनों लोग आपस में असली मतभेद कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से गलत नहीं होता। इस सोच में ये माना गया है
कि कुछ बातें जैसे स्वाद, सुंदरता या राय से जुड़ी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें सच या झूठ तय करने के लिए हमें सिर्फ बात कहने वाले की नहीं, बल्कि सुनने या परखने वाले की सोच भी देखनी पड़ती। इस वजह से एक ही बात अलग अलग लोगों के लिए सही या गलत हो सकती है, और फिर भी दोनों की बातों को गंभीर और सच्चा मतभेद माना जा सकता है। ये सोच पुराने उस विचार से अलग है जिसमें माना जाता था कि कोई भी बात या तो सही होती है या गलत, बीच का कुछ नहीं होता। नई सोच कहती है कि सच्चाई कभी कभी उस इंसान की सोच और परखने के ढंग पर भी टिकी होती है। इसलिए कोई एक ही बात दो लोगों के लिए अलग अलग सही या गलत हो सकती है, और ये भी पूरी तरह ठीक है। नई सोच यह कहती है कि कुछ बातें तभी सही या गलत मानी जा सकती हैं जब हम उन्हें परखने वाले व्यक्ति के नजरिए को भी ध्यान में रखें। पहले की सोच में सही या गलत का फैसला उस जगह, समय या स्थिति के आधार पर होता था जहां वो बात कही गई थी। लेकिन अब नई सोच में कहा जा रहा है कि सिर्फ जगह, समय या स्थिति ही काफी नहीं है, हमें बोलने वाले की पसंद, सोच या समझ को भी समझना हो। इस सोच का एक उदाहरण ऐसा है कि अगर कोई कहे ये मिर्ची स्वादिष्ट है और दूसरा कहे नहीं ये स्वादिष्ट नहीं है, तो दोनों अपनी अपनी पसंद के हिसाब से बोल रहे होते। नई सोच ये मानती है कि दोनों सच कह रहे हैं क्योंकि दोनों का स्वाद अलग है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। ये एक असली और गहरा मतभेद है, लेकिन ऐसा जिसमें कोई झूठा नहीं है। इसे समझाने के लिए एक नया तरीका सुझाया गया है जिसे जज पैरामीटर कहा जाता है। इसका मतलब है कि बात को सही या गलत मानने के लिए ये भी देखना होगा कि परख कौन रहा है और उसका नजरिया क्या है। इस तरह की सोच में माना गया है कि जैसे हम किसी बात को समझने के लिए समय और जगह को ध्यान में रखते हैं, वैसे ही अब हमें इंसान की सोच, पसंद और समझ को भी एक हिस्सा मानना होगा। और इस वजह से अब हम कुछ बातों को इस तरह भी मान सकते हैं कि वो एक इंसान के लिए सही है और दूसरे के लिए नहीं। यह नई सोच अलग अलग मामलों में अलग तरीके से अपनाई जाती है, जैसे खाने पीने की पसंद, भविष्य की घटनाएं, शर्तों वाले वाक्य, और यह सोच कि कोई बात कितनी सही या गलत है। इन सब के पीछे अलग अलग वजह हो सकती हैं, लेकिन उनका मकसद एक ही है, ये दिखाना कि सच्चाई को समझने के लिए परखने वाले का नजरिया भी बहुत जरूरी होता है। खासकर जब बात किसी की पसंद की हो, जैसे कोई कहे मिर्ची स्वादिष्ट है और दूसरा कहे नहीं है, तो ये सिर्फ राय नहीं होती, बल्कि दोनों एक ही बात को अलग नजर से देख रहे होते हैं। नई सोच कहती है कि दोनों की बातों को एक साथ सच माना जा सकता है, क्योंकि वो अलग अलग नजरियों से परख रहे होते। इस तरह से नई सोच हमें ये सिखाती है कि हम किसी की बात को सिर्फ अपने नजरिए से न देखें, बल्कि ये समझें कि सामने वाला किस नजरिए से बात कर रहा है। इससे हम मतभेद को भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उसे झूठ या गलती मानने की जगह एक सही लेकिन अलग नजरिया मान सकते हैं। अगर हम किसी बात की सच्चाई को सिर्फ समय और जगह के हिसाब से न देखें, बल्कि उसमें इंसान को भी जोड़ें, तो हम समझ सकते हैं कि हर बात की सच्चाई उस इंसान की सोच और अनुभव पर भी टिकी होती है। यानी जैसे हम समय और दुनिया की स्थिति को ध्यान में रखते हैं, वैसे ही अब हमें उस इंसान को भी देखना होगा जिसकी नजर से बात को परखा जा रहा है। एक उदाहरण में जब कोई कहे ये मिर्ची स्वादिष्ट है और दूसरा कहे नहीं, स्वादिष्ट नहीं है, तो ये दोनों बात एक दूसरे के खिलाफ होने के बावजूद भी सही हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों अलग अलग नजरिए से देख रहे होते हैं। कोई बात अपने आप में सही या गलत नहीं होती, बल्कि कौन उसे परख रहा है इससे तय होता है। अगर हम खुद उस बात को परख रहे हैं तो उसे अपनी सोच से देखेंगे, और अगर किसी और की नजर से देखें तो बात का मतलब बदल सकता है। दूसरे सोच वाले लोग कहते हैं कि अगर कोई मानता है कि कोई बात सही है और दूसरा मानता है कि वही बात गलत है, तो इनमें से कोई एक जरूर गलत होगा। लेकिन ये सोच हर बार सही नहीं बैठती, खासकर तब जब बात स्वाद, पसंद या भावनाओं जैसी हो। इन्हें तय करने का कोई तय पैमाना नहीं होता, इसलिए यह जरूरी नहीं कि कोई एक ही सही हो और दूसरा गलत।
इस नई सोच में ये माना गया है कि ऐसी बातें भी होती हैं जिनमें दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनमें मतभेद होता है। इसे ही कहा गया है बिना गलती के मतभेद, यानी दोनों अलग सोच रहे हैं लेकिन दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। इसके लिए एक तरीका बताया गया है कि हम सच्चाई को सिर्फ एक तय नजरिए से नहीं, बल्कि हर किसी की अपनी सोच से जोड़कर देखें। जब हम नैतिकता यानी सही और गलत की बात करते हैं तो भी यही तरीका अपनाया जा सकता है। जैसे कोई कहे कि कुछ काम अच्छा है और दूसरा कहे कि वो काम गलत है, तो दोनों की राय उनके समाज, सोच और अनुभव पर टिकी होती है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि कोई एक ही सही हो। अगर हम यह मान लें कि नैतिक बातें भी परखने वाले के नजरिए पर टिकी होती हैं, तो हम समझ सकते हैं कि क्यों एक ही बात को लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन इस सोच से एक सवाल उठता है कि अगर सच्चाई हर किसी की अपनी नजर से तय होती है, तो हम ये कैसे माने कि समाज ने नैतिक रूप से तरक्की की है? अगर सब कुछ सापेक्ष है, तो फिर बदलाव को बेहतर कैसे कहें? और एक दूसरी चिंता ये भी है कि अगर हर बात देखने वाले की सोच पर ही टिकी है, तो हमें यह भी समझाना होगा कि ये सोच क्यों और कैसे बदलती है। यही सवाल नई सोच वालों के सामने सबसे बड़ा है। तो कुल मिलाकर यह सोच हमें यह समझने में मदद करती है कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनकी सच्चाई तय करने के लिए हमें सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि सोच और नजरिए को भी समझना होता है। लेकिन यह सोच पूरी तरह आसान नहीं है और इससे कुछ उलझने भी जुड़ी हुई हैं, जिन्हें समझना और सुलझाना जरूरी है। जब हम स्वाद जैसी चीजों को लेकर मतभेद की बात करते हैं, तो इसे समझना आसान होता है क्योंकि ये पसंद पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम इसी सोच को नैतिकता यानी अच्छे और बुरे जैसे शब्दों पर भी लागू करने की कोशिश करें, तो मुश्किलें बढ़ जाती। क्योंकि नैतिक मुद्दों में अगर कोई गलती करता है, तो अक्सर उसे सिर्फ मतभेद नहीं, बल्कि एक तरह की बेवजह की गलत सोच माना जाता है। मतलब ये कि नैतिक बातों में सही या गलत का फर्क ज्यादा गंभीर होता है और उसे सिर्फ अलग राय मानना ठीक नहीं लगता। अब बात करते हैं एक और तरह की सोच की, जिसे कहा जाता है एपिस्टेमिक मॉडलिटी। इसका मतलब होता है किसी बात की संभावना उस जानकारी के हिसाब से जिसे कोई इंसान या समूह जानता है। जैसे अगर कोई कहे संभव है कि सुषमा दुकान पर हो, तो ये बात इस पर निर्भर करती है कि कहने वाले या उसके आसपास के लोगों को क्या जानकारी है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब कोई तीसरा व्यक्ति जो इस बात को सुन रहा है, उसे असली सच्चाई पता हो। जैसे उसे पता हो कि सुषमा तो शहर से बाहर है, तो अब सवाल ये उठता है कि किसकी जानकारी को सच माना जाए। ऐसे मामलों में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि असली सच्चाई किसकी जानकारी से तय होनी चाहिए, बोलने वाले की, सुनने वाले की या किसी और की। क्योंकि अगर बोलने वाले के हिसाब से देखा जाए तो उसकी बात सही है, और अगर सुनने वाले की जानकारी के हिसाब से देखा जाए तो वही बात गलत लगती है। लेकिन फिर भी दोनों में से कोई भी गलती पर नहीं लगता। यही वह जगह है जहां पुराने तरीके की सोच यानी कॉन्टेक्सचुअलिज्म काम नहीं आता, क्योंकि वो कहता है कि सच्चाई बोलने के समय की स्थिति से तय होती है। लेकिन यहाँ स्थिति साफ नहीं होती, क्योंकि सच्चाई अलग अलग लोगों की जानकारी पर निर्भर करती है। इसलिए नई सोच ये कहती है कि सच्चाई को उस इंसान के नजरिए से तय करना चाहिए जो बात को परख रहा है। इस तरह की सोच से हम ये समझ पाते हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि दो लोग एक ही बात को लेकर अलग राय रखें और फिर भी दोनों सही हों। ऐसा खासकर तब होता है जब बात किसी की जानकारी, समझ या सोच पर आधारित हो, न कि किसी तय तथ्य पर। इसलिए नई सोच कहती है कि सच्चाई हमेशा एक जैसी नहीं होती, वो देखने वाले के नजरिए पर भी निर्भर करती है। अगर हम यह माने कि कोई बात सिर्फ उसी वक्त और हालात में सही है जब वो कही गई थी, तो इससे कुछ बातें बहुत उलझ जाती हैं। जैसे अगर कोई कहे संभव है कि सुषमा दुकान पर हो, और कोई दूसरा जो ज्यादा जानकारी रखता हो कहे कि सुषमा तो छुट्टी पर गई है, तो अब सवाल उठता है कि किसकी बात सही है।
पुरानी सोच वाले लोग इस उलझन को सुलझाने के लिए बहुत ही जटिल तरीकों की जरूरत बताते हैं, जो समझना आसान नहीं होता। इसीलिए नई सोच वाले कहते हैं कि सच्चाई का फैसला बोलने वाले की जानकारी पर नहीं, बल्कि परखने वाले की जानकारी पर होना चाहिए। यानी अगर सुषमा के बारे में सच्चाई जानने वाला कोई और है, तो उसकी नजर से बात को परखा जाएगा। नई सोच के मुताबिक ये बात सही है कि सुषमा दुकान पर हो सकती है, अगर हम सैंड्रा की जानकारी से देखें। लेकिन वही बात गलत है अगर हम उस इंसान की नजर से देखें जिसे पता है कि सुषमा छुट्टी पर है। यानी एक ही बात अलग अलग नजरिए से देखी जाए तो सच्चाई बदल जाती है, लेकिन कोई भी गलत नहीं होता। इस तरीके से मतभेद भी बना रहता है और किसी को गलत भी नहीं कहा जाता। कुछ और लोगों ने भी इस सोच को आगे बढ़ाया और कहा कि जब कोई कहता है संभव है कि ऐसा हो, तो वो बात किसी तय जानकारी पर नहीं टिकी होती, बल्कि उस इंसान की सोच पर होती है जो उसे बोल रहा है या परख रहा है। हाल ही में कुछ प्रयोगों के जरिए यह जानने की कोशिश की गई कि आम लोग इन बातों को कैसे समझते हैं। कुछ नतीजे बताते हैं कि लोग ज्यादातर उस सोच से सहमत होते हैं जो पुरानी है, लेकिन कुछ नतीजे ऐसे भी हैं जो नई सोच के पक्ष में जाते हैं। अब बात करते हैं उन बातों की जो भविष्य से जुड़ी होती हैं, जैसे कल समुद्र में लड़ाई होगी। जब हम ऐसी बात कहते हैं तो उस वक्त हमें नहीं पता कि सच में लड़ाई होगी या नहीं। हो सकता है कि हो और हो सकता है कि ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त जब हमने बात कही, तब वो बात ना तो पूरी तरह सही थी और ना ही पूरी तरह गलत। लेकिन अगले दिन जब हमें असल में पता चल गया कि लड़ाई हुई या नहीं, तब जाकर उस बात की सच्चाई तय हुई। नई सोच यही कहती है कि ऐसी बातों की सच्चाई को समझने के लिए हमें दो बार परखना होगा। एक बार उस वक्त जब बात कही गई थी और दूसरी बार बाद में जब सच्चाई सामने आई। इस तरह हम कह सकते हैं कि कोई एक बात किसी समय पर सही भी हो सकती है और उसी बात को बाद में किसी और नजरिए से देखकर भी सही या गलत कहा जा सकता है। यानी समय के साथ नजरिया भी बदलता है और उसके साथ सच्चाई को देखने का तरीका भी बदलता है, लेकिन फिर भी कोई गलत नहीं होता। कुछ लोग ये मानते हैं कि जब हम कहते हैं कि कोई इंसान किसी बात को जानता है, तो इसका मतलब उस बात की सच्चाई उस इंसान की जानकारी के स्तर पर भी टिकी होती है। जैसे अगर जॉर्ज कहे कि बिल को पता है कि उसकी गाड़ी घर के बाहर खड़ी है और वहीं बैरी कहे कि नहीं, बिल को ये नहीं पता, तो दोनों की बात का सच होना उस पर भी निर्भर करता है कि कौन कितना सख्त या आसान मानक लगा रहा। अगर मानक आसान है तो जॉर्ज की बात सही मानी जाएगी, और अगर मानक बहुत सख्त है तो बैरी की बात सही हो सकती है। यानी सच्चाई का फैसला इस बात पर भी होता है कि किस नजरिए से देखा जा रहा है। अब कुछ लोगों ने इस सोच पर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि जब कोई इंसान कोई बात कहता है तो वो आखिर किस बात का दावा कर रहा है। अगर हर बार सच्चाई इंसान के नजरिए पर टिकी होगी, तो फिर ये कैसे तय होगा कि उसने जो कहा वो सबके लिए सही है या सिर्फ उसके लिए। जैसे अगर कोई कहे कि सेब स्वादिष्ट है और सामने वाला सेब पसंद ही ना करता हो, तो ये बात कैसे ट्रांसफर होगी। कहने वाले ने जो कहा वो उसके लिए सही है, लेकिन सुनने वाले के लिए नहीं। ऐसे में तो ये भी साफ नहीं होता कि बात कहने का मतलब क्या निकाला जाए। इन सवालों से एक बात समझ आती है, अगर हम सच्चाई को हर बार इंसान के नजरिए से तय करने लगे तो बात कहना और समझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर कोई भी बात सबके लिए एक जैसी नहीं रहती। इस वजह से कुछ लोगों को ये तरीका उलझा हुआ लगता है और उन्हें लगता है कि इससे बातों का साफ साफ मतलब समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस नई सोच को बचाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जब कोई किसी बात का दावा करता है तो उसे उस बात पर टिके रहना चाहिए, या फिर अगर सही तरीके से चुनौती मिले तो उस बात को मानना छोड़ भी देना चाहिए। यानी सच्चाई पर टिके रहना भी जरूरी है और खुले मन से सुधार करना भी। यही सोच है जो इस नई थ्योरी को मजबूत बनाने की कोशिश करती है, ताकि बात सिर्फ मतभेद की न रह जाए,
बल्कि उसमें समझदारी और जवाबदेही भी हो। कुछ लोग मानते हैं कि सच या झूठ को लेकर जो पुरानी और सीधी सोच है वही सबसे ठीक है। उनके मुताबिक जब हम कुछ कहते हैं, सोचते हैं या किसी बात पर भरोसा करते हैं तो वो एक साफ साफ बात होती है जो या तो सही होती है या गलत। जब हम कहते हैं कि कोई इंसान किसी बात को मानता है, इनकार करता है या किसी से सहमत या असहमत होता है तो इसका मतलब है कि वो किसी पक्की बात को लेकर सोच रहा है। लेकिन नई सोच यानी रिलेटिविज्म इस पुराने तरीके को सीधी चुनौती देती है। ये कहती है कि हर बात का सच इस पर भी निर्भर करता है कि कौन उसे कब और किस नजरिए से देख रहा है। यानी कोई बात एक इंसान के लिए सही हो सकती है लेकिन दूसरे के लिए नहीं। अब पुरानी सोच वाले लोग कहते हैं कि ये तरीका बातों को बहुत उलझा देता है और इससे तो वही पुराना नजरिया ज्यादा आसान और साफ लगता है। उनका कहना है कि जब गहराई से देखा जाए तो रिलेटिविज्म की बातें असल में उस पुराने सिस्टम की ही तरफ इशारा करती हैं जिसे कॉन्टेक्चुअलिज्म कहा जाता है। आखिर में बात यही है कि रिलेटिविज्म एक ही तरह की सोच नहीं है। इसके अलग अलग रूप हैं जो अलग अलग कारणों से बनाए गए हैं। कोई एक तरीका नहीं है जिससे इसे पूरी तरह सही या गलत ठहराया जा सके, लेकिन फिर भी इनमें कुछ बातें एक जैसी हैं जो इन्हें एक ही परिवार की सोच बनाती हैं। आज भी इस सोच पर बहस जारी है और लोग इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाल के समय में इसकी कुछ किस्में फिर से चर्चा में आ गई हैं और कुछ जगहों पर इन्हें फिर से सीरियसली लिया जा रहा है।